नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं डॉक्टर आशुतोष द्विवेदी आपका स्वागत करता हूं इस सीरीज में। हम लोगों ने कल से एक नई सीरीज प्रारंभ की है। वो सीरीज क्या है? प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हम किस प्रकार से करें। इस तैयारी में किस तरीके से हमारा समाज सहयोगी होगा, हमारा परिवार सहयोगी होगा, हमारे मित्र सहयोगी होंगे और किस तरीके से हम इस तैयारी को कर सकते हैं। मूलतः सिविल सर्विसेज की तैयारी के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, लेकिन उसके पश्चात भी जितनी भी कंपटीशन की परीक्षाएं हैं, जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उन सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये नियम लागू होंगे, क्योंकि कोई भी प्रतियोगी परीक्षा होती है वो निश्चित तौर से इन नियमों के आधार पर ही चलती है। तो मुख्यतः हम आईएएस, पीसीएस, पीसीएसजे, एसएससी, इन सारी कंपटीशन की परीक्षाओं को देखते हुए ये चर्चा कर रहे हैं। ये नई सीरीज हमने प्रारंभ की है और इस नई सीरीज के साथ हमें अपनी तैयारी किस स्तर से प्रारंभ करनी चाहिए और कैसे इसको आगे ले जाना चाहिए, इसके बारे में हमने एक वीडियो पहले बना दिया है। यदि आपने वो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर भाग 1 को देख लीजिए। आज हम लोग भाग 2 में चर्चा करेंगे कि जो हमारा ज्ञान है, जो हमारी मेहनत है, उसके अतिरिक्त हमें रणनीति बनानी पड़ती है जो सबसे महत्वपूर्ण होती है, और रणनीति के माध्यम से ही हमारी सफलता को सिद्ध करने में ये रणनीति बहुत सहायक होती है। अब हमें यहाँ देखना है कि रणनीति कितने प्रकार की हो सकती है और हमें रणनीति कैसे बनानी चाहिए। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि रणनीति 2 प्रकार की होती है। एक तो संपूर्ण परीक्षा की रणनीति, यानी हम जिस कंपटीशन को देने जा रहे हैं उसकी पूरी रणनीति, और दूसरी होती है उसके भाग की रणनीति। तो आज हम लोग इस वीडियो में जो संपूर्ण परीक्षा की रणनीति होती है उस पर चर्चा करेंगे, उस पर विस्तार से मंथन करेंगे। इस मंथन से ही आपको वो रास्ता निकलते हुए नजर आएगा जो आपको सफलता के परचम तक ले जाएगा और ऐसे सफल परीक्षार्थी के रूप में आपको स्थापित कर देगा। ऐसी स्थितियों में आपको ये देखना होगा कि आप किस आधार पर और किन स्थितियों में तैयारी कर रहे हैं। तो जैसा कि हमने बताया 2 तरीके से तैयारी होती है। तो आज हम लोग पहले टॉपिक को उठाते हैं या पहले भाग को उठाते हैं, जिसको हम कहते हैं संपूर्ण तैयारी या समग्र तैयारी। उस परीक्षा की समग्र तैयारी जब हम लोग करते हैं तो उस समग्र तैयारी का प्रारंभ करने से पहले हमें बहुत सारी तैयारी कर लेनी पड़ती है, अपनी रणनीति बना लेनी पड़ती है। उसी रणनीति के आधार पर हम अपने अन्य प्रतियोगियों से लीड ले लेते हैं या आगे निकल जाते हैं। वो आगे निकलने की कौन कौन सी स्थितियां होंगी, ये प्रत्येक वीडियो में मैं अलग अलग विस्तार से चर्चा करता रहूंगा। आज हम लोग बात कर रहे हैं रणनीति पर, और रणनीति भी कौन सी? संपूर्ण रणनीति। जब हम सिविल सर्विसेज के लिए एक संपूर्ण रणनीति बनाते हैं तो हम देखते हैं सबसे पहला जो हमारा भाग होता है वो हम देखते हैं कि एडवर्टीजमेंट कब हुआ, कब उस प्रतियोगी परीक्षा के लिए
आवेदन को आमंत्रित किया गया, वहीं से आपकी स्ट्रगल प्रारंभ हो जाता है। बहुत सारे लोग प्री परीक्षा से इसको प्रारंभ करते हैं, लेकिन प्री परीक्षा से नहीं, इसके पहले से ही ये स्ट्रगल प्रारंभ हो जाता है। और मैं तो ये अभी आपको विस्तार से समझाऊंगा कि यदि बच्चे को सिविल सर्विसेज में जाना है तो उसकी तैयारी या उसकी रणनीति उसके कक्षा 12 पास करते ही या 12th स्टैंडर्ड को पास करते ही बन जाती है। यदि आपने वहां ध्यान नहीं दिया तो बहुत सारी समस्याएं आ जाती। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि संपूर्ण तैयारी या संपूर्ण रणनीति के अंतर्गत हम कौन कौन सी चीजों को रखेंगे। तो संपूर्ण तैयारी के अंतर्गत हम 3 तरीके की रणनीतियों की यहां पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले कौन सी रणनीति? परिवार की रणनीति। सबसे पहले हम देखेंगे परिवार की रणनीति। दूसरे स्तर पर स्कूल तथा कोचिंग संस्थान की रणनीति तथा आपके मित्रों की रणनीति। और अगली होती है प्रतियोगी व्यक्ति की या प्रतियोगी छात्र की अपनी रणनीति। किस तरीके से वो रणनीति बनाता है और किस तरीके से उसको लागू करता है। और प्रतियोगी परीक्षा में मैंने बहुत सारे प्रतियोगी ऐसे देखे जो रणनीति बहुत अच्छी बनाते हैं, लेकिन वो करते क्या हैं? वो अपनी ही रणनीति पर लागू नहीं कर पाते हैं, या कह लीजिए कि उनकी जो योजना है उसे कार्यान्वित नहीं कर पाते हैं। टाइम टेबल रोज बनाते हैं, अपनी परीक्षा की तैयारी के लिए रणनीति रोज बनाते हैं, लेकिन उसी रणनीति पर चलते नहीं हैं, इसीलिए उनको असफलता का भी सामना करना पड़ता है। लेकिन यहां एक चीज और देखने लायक है कि जब हम रणनीति बनाते हैं तो रणनीति जो संपूर्ण रणनीति है उसको हम लोग समझ रहे हैं, और संपूर्ण रणनीति में भी 3 भाग हो जाते हैं। कौन कौन से भाग? एक तो परिवार की रणनीति। परिवार की रणनीति कौन सी? जैसे एग्जाम होने से पहले परिवार की रणनीति, बच्चे को मोटिवेट करने की रणनीति, ये सारी चीजें उसमें सम्मिलित होती हैं। और परीक्षा विज्ञापन से लेकर इंटरव्यू के रिजल्ट आने तक लगभग 2 वर्ष का समय ये लग जाता है। इस 2 वर्ष में प्रतियोगी छात्र को किस तरीके से मोटिवेट करना है, किस तरीके से उसे सहयोग करना है, ये परिवार की एक बहुत अहम जिम्मेवारी हो जाती है, एक अहम रणनीति हो जाती है कि उस दौरान यदि परिवार में कोई अप्रिय घटना भी हो जाए तब भी उस प्रतियोगी छात्र को उससे दूर रखा जाए, उसको वो सारी स्थितियां ना बताई जाएं। परिवार में यदि कोई ऐसी स्थितियां बनती हैं जिससे प्रतियोगी छात्र का मन दुखी हो सकता है तो ऐसी चीजों को भी उसको ना बताया जाए। तो परिवार के लोग एक रणनीति बनाकर प्रतियोगी छात्र की सहायता कर सकते हैं। अब कैसे सहायता कर सकते हैं इसको भी आप समझ लीजिए। जैसे मैंने कई स्टूडेंट्स को देखा, उनसे पूछा कि आप सिविल सेवा में क्यों आना चाहते हैं, क्या कारण है, तो उन्हें उसके बारे में जानकारी नहीं होती है। वो कहते हैं हमारे दादाजी की इच्छा है, हमारे पिताजी की इच्छा है, ये हमारी माताजी की इच्छा है, उनकी इच्छा पूर्ति के लिए हम आए हैं। अब जब माताजी की इच्छा पूरी करने व्यक्ति आ रहा है, पिताजी की इच्छा पूरी करने आ रहा है, दादाजी की इच्छा पूरी करने आ रहा है, और उस व्यक्ति की अपनी इच्छा उससे जुड़ी हुई नहीं है, तो वो कार्य उतने अच्छे ढंग से नहीं करता है। तब परिवार की जिम्मेवारी होती है कि जैसे ही बच्चा 12th पास करता है तभी से
उसके पहले से ही उसको क्या करना चाहिए, उसको मोटिवेट करना चाहिए, उसको बताना चाहिए कि सिविल सेवा क्या होती है, इससे क्या लाभ हैं, आपको ये सेवा चुनने से क्या क्या लाभ हो सकते हैं, इसमें कितनी सामाजिक प्रतिष्ठा है। सारी बारीकियों की चीज़ें बीच बीच में अपने बच्चे को बताते रहना चाहिए, जिससे वो मेंटली प्रिपेयर्ड होता रहता है और कहीं ना कहीं उसके मन में वो इच्छा जागृत होती है कि वो एक सिविल सेवक बन के कार्य करे या समाज सेवा के रूप में ऐसा व्यवसाय चुने जिसके लिए आप उसको बनाना चाहते हैं। लेकिन हम करते क्या हैं, परिवार करता क्या है, परिवार पहले से कोई तैयारी नहीं करता है और ना बच्चे में वो संस्कार डालता है। जब बच्चे में वो संस्कार नहीं आते हैं, इसके बाद सीधे उसको उठा के कह दिया जाता है कि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करिए। अब सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के लिए मान लीजिए उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, मान लीजिए उसने मेडिकल की पढ़ाई की, अब मेडिकल के बाद उसको सीधे आर्ट साइड में ला दिया जाता है। उसके सब्जेक्ट क्या बनेंगे, उसका कॉम्बिनेशन क्या होगा, वो किन किन चीज़ों को लेके पढ़ेगा, क्या उसने कभी साहित्य पढ़ा है, क्या उसके लेखन में वो तीव्रता आई है, क्या उसके लेखन में वो गति आई है, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। जब हम इन चीज़ों को नहीं देखते हैं, हम देखते हैं कि बहुत सारे IITians ऐसे हैं जो सफल हो गए, तो हम भी अपने बच्चे से कहते हैं आपने इंजीनियरिंग की है, आप भी सिविल सेवा की तैयारी करिए, और वो बेचारा मम्मी की, पापा की, दादा की, दादी की इच्छा पूरी करने के लिए सिविल सेवा की तैयारी करने लग जाता है। तो ये वैसे ही होता है जैसे किसी बड़े पौधे को उखाड़ के आप दूसरी जगह पे लगाएं तो उसके लगने की संभावनाएं कम हो जाती हैं, उसकी सूखने की संभावनाएं ज़्यादा हो जाती हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण यही है कि आपको पहले परिवार की ये जिम्मेवारी है कि वो देखे कि आपके बच्चे की रुचि क्या है और उस रुचि के अनुसार उसके पठन पाठन की व्यवस्था करे, उसके अध्यापन की व्यवस्था करे। यदि ऐसी व्यवस्था वो नहीं कर पा रहा है, ऐसे नहीं दे पा रहा है, तो बच्चा अपना 100% नहीं दे पाएगा। और ऐसी प्रतियोगी परीक्षाओं में जिसमें बच्चा अपना 100% नहीं दे पाता है, तब उसको वो सफलता प्राप्त नहीं हो पाती है जिस सफलता को सोच के आपने उसको तैयारी पे लगाया है, या वो आपकी इच्छा पूरी करने के लिए उस तैयारी में लगा हुआ है। बच्चों की सिविल सेवा की ये सारी चीजें आपको पहले से तैयार करनी पड़ेंगी। जैसे मान लीजिए आपने पहले से बीज मांगा कहीं से, फिर उसको बोया, फिर फसल पैदा हुई, फिर इसके बाद वो फसल पकी, फिर इसके बाद वो फसल आपको प्राप्त होती है। इसी तरीके से आपको बच्चे को तैयार करना होता है, पहले से तैयार करना होता है कि किन स्थितियों में और वो क्या कर सकते हैं। इसके साथ साथ परिवार को एक कार्य और भी करना होता है। वो कौन सा कार्य होता है कि बच्चे में न्यूज चैनल और न्यूज देखने की प्रवृत्ति का विकास करना। बच्चा यदि न्यूज नहीं देखेगा, हम लोगों के समय में रेडियो हुआ करते थे, हम लोग रेडियो पे न्यूज सुना करते थे, समाचार पत्र पढ़ा करते थे, लेकिन अब तो इतने सारे न्यूज चैनल हैं कि आपको ये निश्चित कर लेना है कि कौन कौन से न्यूज चैनल देखकर हम अपनी तैयारी कर सकते हैं। ये सामान्य जो न्यूज चैनल हैं उनको देखने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये न्यूज चैनल क्या दिखाते हैं, राजनीतिक चीजें दिखाते हैं, अपराध दिखाते हैं। अपराध और राजनीतिक चीजों से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या क्वेश्चन नहीं ही पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, अर्थशास्त्र से आते हैं, बजट से आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संधियों से आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों से आते हैं, आयात निर्यात से आते हैं, विकास दर से आते हैं। ये सारी चीजें आपको कहाँ देखने को मिलेंगी, आपको CNBC आवाज में देखने को मिलेंगी, या जी बिजनेस चैनल आता है
उसमें आपको देखने को मिलेंगी। वहाँ से आपको एक टेस्ट डेवलप करना पड़ेगा। बच्चा अभी क्या देख रहा है, मनोरंजन की चीज़ें देख रहा है, तो मनोरंजन की चीज़ों से हट के वो इन क्षेत्रों में आए, अपनी एक रुचि डेवलप करे, और रुचि डेवलप करने के साथ साथ वो न्यूज के अंदर की चीज़ें देखना शुरू कर दे। जैसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध में जो चीज़ें बोली जाती हैं वो होती नहीं हैं, और जो होती हैं वो कभी बोली नहीं जाती हैं। इसको कूटनीतिक संबंध भी बोलते हैं, कूटनीति भी बोलते हैं। और जब ये कूटनीति के माध्यम से ये चीज़ें चलती हैं, तभी आपको वो क्वेश्चन आप तभी हल कर पाएंगे जब आप न्यूज के अंदर की चीज़ें समझ पाएं। जो बाहर बताई जा रही हैं वो तो आप समझें ही, उसके अंदर क्या हो रहा है उसका विस्तार करना यदि आपने नहीं सीखा है तो आप निबंध में अच्छे नंबर नहीं ला सकते, आप जीएस में अच्छे नंबर नहीं ला सकते। आप अपने, और एक चीज और, जब आप बच्चे के अंदर सिविल सेवा के प्रति रुचि जागृत कर रहे हैं, तब उसको बोलने का, अपनी अभिव्यक्ति का मौका अवश्य देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि घर में कुछ समस्याएं आ रही हैं, उन समस्याओं में आप कहें कि आप बच्चे से, आप अभिभावक लोग कहने लगें कि आप छोटे हैं, आप जाइए, ये समस्या हम सुलझा लेंगे। नहीं, ये सबसे गलत तरीका है। बच्चे को उसमें पार्टिसिपेट करने दीजिए, बच्चे को उस समस्या को हल करने दीजिए, अपने विचार व्यक्त करने दीजिए। यदि वो आज से अपने विचार व्यक्त करना नहीं सीखा, ये टेंडेंसी डेवलप नहीं की उसने, तब जब वो इंटरव्यू देने जाएगा तब वो अपना मत नहीं रख पाएगा, या कितने प्यार से उसको मत रखना है ये उसको आएगा ही नहीं। तो आपको परिवार की एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी बन जाती है कि परिवार बच्चे को इस तरीके से डेवलप करे जिससे वो सिविल सेवा की तरह तरह की होने वाली परीक्षाओं के प्रति तैयार हो सके। ये परिवार की अहम जिम्मेवारियों में से एक होता है। वो गहन चिंतन कर सके, सामाजिक समस्याओं पर चिंतन कर सके, और सामाजिक समस्याओं के साथ साथ पारिवारिक समस्याओं पर चिंतन कर सके, और चिंतन करने के पश्चात उसका एक हल निकाल सके। यदि ऐसा कार्य बच्चा करता रहता है तो इंटरव्यू के समय जब उसके सामने कोई समस्या रखी जाती है तो वो तुरंत उसका हल निकाल लेता है और व्यवहारिक हल निकाल लेता है। और ऐसे ही बच्चे इंटरव्यू में बहुत अच्छे मार्क्स भी लेकर आते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो किताबी कीड़े होते हैं। उन किताबी कीड़ों के साथ जब वो इंटरव्यू में जाते हैं, मेंस में बहुत अच्छा करते हैं वो, लेकिन इंटरव्यू में जब वो जाते हैं तो अपनी चीज़ों की वो अभिव्यक्ति नहीं कर पाते हैं, या ठीक से अपनी चीज़ों को नहीं रख पाते हैं। इसलिए इंटरव्यू में उन्हें बहुत कम अंक प्राप्त होते हैं। ये क्यों डेवलप नहीं हो पाता है? क्योंकि ऐसे बच्चों को समाज की समस्याओं पर बात करने नहीं दिया जाता है, परिवार की समस्याओं पर बातचीत नहीं करने दिया जाता है, उनको इससे दूर रखा जाता है। अभी आप कहेंगे कि सर आप अभी कह रहे थे कि उनको इन समस्याओं से दूर रखना चाहिए। अरे भैया देखिए, हम टाइम क्या बता रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जब बच्चा इंटर में है, बच्चा बीए में है, तब से ये सारी चीजें डेवलप करवा दीजिए उसकी। लेकिन जब वो परीक्षा दे रहा है तब उसको उन समस्याओं में मत फंसाइए, तब उसको दूर रखिए। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, शुरू में उसको दूर रख रहे हैं, और जब उसकी परीक्षा है तब उसकी डेवलपमेंट करने लग जा रहे हैं। तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, वो डिमोरलाइज हो जाएगा, और अपने कार्य को उतने अच्छे ढंग से नहीं कर पाएगा जितने अच्छे ढंग से उसको करना चाहिए। और परिवार की सबसे बड़ी एक विशेषता और भी है कि वो तैयारी में कैसे सहयोग कर सकता है, तैयारी की रणनीति कैसे बना सकता है कि इस 2 वर्ष के समय में बच्चा कोई भी कार्य ऐसा ना करे जिससे उसके स्वास्थ्य पर
बुरा प्रभाव पड़े, जैसे मान लीजिए प्री परीक्षा दी उसने, प्री परीक्षा देने के पश्चात वो कुछ ऐसे कार्य करने लग गया जिससे उसको या तो नाक में प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, जिसे हम साइनोसाइटिस कहते हैं। साइनोसाइटिस अगर हो गया उसको तो मेंस की परीक्षा ठीक से नहीं दे पाएगा, या कह लीजिए कुछ ऐसी समस्याएं आ जाती हैं। तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखना परिवार का उत्तरदायित्व तो है। ये परिवार की रणनीति के अंतर्गत है कि जिस समय परीक्षाएं चल रही हैं छात्र का स्वास्थ्य उत्तम रहे। जब छात्र का स्वास्थ्य उत्तम होगा तभी वो कंपटीशन में अच्छे से अच्छा प्रदर्शन कर सकेगा। यदि वो ऐसा प्रदर्शन नहीं कर पाएगा तो निश्चित तौर से उसके लिए आप उत्तरदायी हैं, परिवार उत्तरदायी है, अभिभावक उत्तरदायी है, छात्र उसके लिए उत्तरदायी नहीं होता है। क्योंकि जब आपको कोई बड़ा रिजल्ट लेना होता है तो इसके लिए सामूहिक प्रयास किया जाता है, और सामूहिक प्रयास के अंतर्गत ही हम ये बता रहे हैं कि परिवार के लिए और क्या क्या चीजें होती हैं। और हाँ, एक चीज और महत्वपूर्ण है कि केवल बच्चे को पढ़ाई के लिए प्रेरित ना करें। पढ़ाई के लिए तो प्रेरित करें ही, पढ़ाई के साथ साथ उसको खेलकूद के लिए भी प्रेरित करें, और स्थानीय समस्याओं को समझने के लिए, स्थानीय समस्याओं को सुलझाने के लिए भी प्रेरित करें। क्योंकि कई बार ऐसी समस्याएं इंटरव्यू में रख दी जाती हैं और जब वो समस्या हल नहीं कर पाता है तब उसको लगता है कि ये चीज तो मैंने कभी पढ़ी ही नहीं, कभी फेस ही नहीं की। तो आप सोचिए, जब उसने फेस ही नहीं की होगी तो वो कहां से उस समस्या का निदान कर पाएगा इंटरव्यू में। बहुत सारी स्थितियां हैं। मैं इंटर तक साइंस का स्टूडेंट था, इसके पश्चात मैं इलाहाबाद गया बीए करने के लिए। जब मैं वहां से बीए कर रहा था तो मैंने दर्शन शास्त्र एक सब्जेक्ट के रूप में लिया, और दर्शन शास्त्र में भी जो किताब से मैं पढ़ता था उसके पश्चात जो हमारी माताजी जो बगैर पढ़ी लिखी हैं उनके जो धार्मिक विचार हैं उन विचारों को मिक्स करके जब मैं लिखता था तो निश्चित तौर से मुझे बेहतर नंबर मिलते थे। तो यही वो स्थितियां हैं जब बच्चे को प्रारंभ से वो शिक्षाएं मिलती हैं, प्रारंभ से वो चीजें होती हैं, तब वो उन समस्याओं को आसानी से निपटा लेता है, आसानी से सुलझा लेता है। लेकिन यदि ऐसा परिवार के लोग नहीं करते हैं तो वो छात्र निश्चित तौर से कहीं ना कहीं इंटरव्यू में बहुत सारी समस्याओं को फेस करता है और लगातार उसको असफलता ही आती है। परिवार उसकी रुचि के हिसाब से ही बच्चे की रुचि देखे, वो परखे कि बच्चे को किस तरीके की रुचि है, और जिस तरीके की उसमें रुचि है उसी तरीके के पाठ्यक्रम में 12th के बाद उसको भेजना चाहिए, तभी वो अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। जब उसकी रुचि की चीजें उसने पढ़ी होंगी तब वो बेहतर प्रदर्शन करता है। कई बार मैंने देखा है कि बच्चे को सीधे उठा के इंजीनियरिंग में भेज दिया और इंजीनियरिंग के बाद वो कर क्या रहा है, बैंकिंग की तैयारी कर रहा है, बैंकिंग में जा रहा है। यही है कि आप अपनी एनर्जी का गलत उपयोग कर रहे हैं, गलत जगह उपयोग कर रहे हैं। तो आज हमने देखा कि हम जब समग्र रणनीति के बारे में देख रहे हैं तो समग्र रणनीति के पहले जो बिंदु पारिवारिक रणनीति या परिवार की रणनीति छात्र के प्रति क्या होनी चाहिए उसको हमने यहां समझा, उसको देखा। यदि परिवार अपने उत्तरदायित्व का ठीक से निर्वहन करता है, छात्र की व्यक्तित्व के विकास में भागीदार बनता है, तो निश्चित तौर से छात्र सफल होगा और उसकी स्थितियां अच्छे से अच्छी होती चली जाएंगी। इसके अन्य 2 पार्ट हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है इसलिए इसको यहीं तक रखते हैं। आगे जो ट्यूशन इंस्टीट्यूट या कोचिंग इंस्टीट्यूट की भूमिका, अध्यापक की भूमिका, पाठ्यक्रम की भूमिका, किताबों की भूमिका और प्रतियोगी छात्र की अपनी रणनीति क्या है, ये हम अगले
वीडियो में विस्तार से समझेंगे। ये एक बहुत जटिल प्रक्रिया है। इस जटिल प्रक्रिया में यदि माँ बाप भी अपने रोल को समझेंगे, परिवार वाले भी अपने रोल को समझेंगे, तो बच्चा आपका निसंदेह इन प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होगा। आज का टॉपिक यहीं तक। कल पुनः इस टॉपिक के अगले भाग को लेकर मैं उपस्थित होऊंगा। हाँ, जिन छात्रों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिए, और यदि आपको लगता है कि ये आपके दोस्तों, आपके मित्रों, आपके अभिभावकों के लिए भी अच्छा हो सकता है तो इसे अधिक से अधिक शेयर करिए। मैं लगातार आपके साथ बना हुआ हूं। मैंने जो प्रतियोगी परीक्षा अपने समय में देखी, आज जो हो रही है, और एज ए सब्जेक्ट एक्सपर्ट होने के नाते मैं जानता हूं कि किस तरीके से ये स्थितियां बनती हैं, उनके बारे में विस्तार से चर्चा करता रहूंगा। धन्यवाद।